जगह वो c डैश 2/3 से लग जाएगा और nc nq n गामा वो वाले यूज आएंगे जो 5 डैश के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किए जाएंगे। क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, आपको प्रॉब्लम डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वाटर टेबल करेक्शन। बहुत ध्यान से, इतना ध्यान से जैसे जिंदगी में आज तक कुछ नहीं समझा उतना ध्यान से समझना है वाटर टेबल करेक्शन। इतना ध्यान से कि आज तक ऐसी कोई चीज पढ़ी ही नहीं हो, इतना जबरदस्त तरीके से देखना वाटर टेबल करेक्शन क्या होता है। आइए, बिल्कुल कंसंट्रेशन बोर्ड पे, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। वाटर टेबल इफेक्ट, मैं इसमें 3 कंडीशन बना रहा हूं वाटर टेबल इफेक्ट में। आपका पहले तो फाउंडेशन बना देता हूं, जो एस्टिमेट बनाया वैसे ही बनाते हैं, नहीं तो फिर से वही प्रॉब्लम। ये लो, इसी तरह के फुटिंग बना देते हैं। मैं अलग अलग कंडीशन बना रहा हूं, ठीक है। आई एम मेकिंग डिफरेंट सिचुएशन फॉर दिस और एवरीवेयर आई एम मेकिंग द वाटर टेबल। मैं हर सिचुएशन के लिए वाटर टेबल बना रहा हूं क्योंकि मैं 4-5 केस लेके आपको पढ़ाऊंगा, तो ऑल द सिचुएशन आई एम टेकिंग द वाटर टेबल। ये आपका डीएफ है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, this is the width of foundation, here it is z gamma, here it is also z gamma। चलो, इतना काफी है। ये ले लेता हूं मैं केस नंबर 1, ये लेता हूं केस नंबर 2, ये ले लेते हैं केस नंबर 3, ये लेते हैं केस नंबर 4 और एक और केस बना देते हैं, ये ले लेते हैं केस नंबर 5। एक ही जगह, ये अलग अलग जगह वाटर टेबल नहीं है, अलग अलग केस है। 5 पिक्चर बनाने की जगह हमने एक ही पिक्चर बना दी, केस नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे जो सॉइल है उसका यूनिट वेट ले लेता हूं मैं गामा 1 या गामा 2 ले लूं, 1 ले लूं चलो। और यहाँ जो सॉइल है उसका वेट ले लेते हैं। अगर जब सैचुरेट हो जाएगी तो मैं सैचुरेटेड 1 लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे गामा 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 और 2 मैंने सॉइल के वेट ले लिए। जैसे जब ये सैचुरेट हो जाएगी तो मैं उसको सैचुरेट लिख दूंगा, ठीक है। उसके आगे पीछे 2 लगा दूंगा। चलो, अब बात करते हैं पूरे कॉन्सेप्ट की, इधर से उधर बिल्कुल भी नहीं है। इधर आइए देखते हैं। सबसे पहला केस लेता हूं, केस नंबर 1। अच्छा, पहले तो मैं ये लिख देता हूं कि इफेक्ट क्या आएगा। इफेक्ट ये आएगा कि क्यू यू जो है वो बन जाएगा CNC गामा DF गामा एवरेज DF NQ RQ स्टार प्लस हाफ गामा एवरेज B N गामा R गामा स्टार। ये RQ स्टार और R गामा स्टार है वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर, जिसके बारे में लिख देता हूं। R गामा स्टार होगा हाफ 1 प्लस Z गामा डिवाइड बाई B। RQ स्टार होगा हाफ 1 प्लस ZQ डिवाइडेड बाई DF, ठीक है। कौन कब कैसे कहां काम लेना है, ये दोनों है वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर। कौन कब कैसे काम में लेना है वो सब देखेंगे। हो सकता है आपके एग्जाम में से वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर निकालने को है, और अगर पूरा आ जाता हम तो सब कुछ सीखने को तैयार है। हम तो सब कुछ सीखने को तैयार हैं। आइए सीखते हैं। तो सबसे पहला लेते हैं केस नंबर 1। द वेरी फर्स्ट वन इज केस नंबर 1। केस नंबर 1 ये है, अब देखो मैं यहीं पे सब कुछ लिखूंगा तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, यू नीड टू एडजस्ट। केस नंबर 1 ये है कि Z गामा की वैल्यू अगर B या B से ज्यादा होती है तो क्या करेंगे। ये है केस नंबर 1। ये जो Z गामा है ये B या B से ज्यादा है, मतलब कि पहले बात तो देखो कि Z गामा क्या है। व्हाट इज Z गामा? Z gamma is the depth of water table, below the base of foundation, एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूं कि ये मान लीजिए 2 मीटर है और डेप्थ है मान लीजिए 1 मीटर। ये मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं और मैं आपसे बोल रहा हूं कि वाटर टेबल जो है 5 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल है। 5 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल है, इसका मतलब ये 1 मीटर आ गया और इसके नीचे कितनी नीचे है? 4 मीटर नीचे है।
और यहां से जो 4 मीटर है वो इस 2 मीटर से बड़ा है, मतलब आपके बियॉन्ड द स्ट्रेस जोन है, बियॉन्ड द स्ट्रेस जोन है। इस वाटर टेबल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये सिचुएशन है तो नो इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल, भूल जाओ वाटर टेबल है कि नहीं है, नो इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल। इनफैक्ट अगर ये ऊपर चढ़ के ऐसी जगह आ जाए कि z गामा इज इक्वल टू b हो जाए, मतलब कि ग्राउंड लेवल से 3 मीटर नीचे मान लो आपकी वाटर टेबल है, तो 1 मीटर तो ये हो गया, 2 मीटर नीचे आ गई, मतलब अब ये b और ये तो सेम हो गए। तो अगर आप इस फॉर्मूला में रख भी देते हो, कौन सा, आर गामा स्टार वाले में, देखो आर गामा स्टार में z गामा की वैल्यू b के इक्वल रखो, b by b 1 1 plus 1 2 2 by 2 1 कोई इफेक्ट नहीं आया। इसलिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर z गामा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू बी आ जाए, कोई इफेक्ट नहीं वाटर टेबल का। अब बात करते हैं सेकंड सिचुएशन की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड सिचुएशन, केस नंबर 2। केस नंबर 2, जब z गामा लेस देन b है। केस 2, व्हेन z गामा इज लेस देन b, मतलब कि बिलो द बेस ऑफ फाउंडेशन द डेप्थ ऑफ वाटर टेबल इज लेस देन द विड्थ ऑफ फाउंडेशन। कहने का मतलब है, अभी आप इसको समझ लीजिए कि ग्राउंड लेवल से आपका जो ये वाटर टेबल है वो 2 मीटर नीचे है। ग्राउंड लेवल से कितना नीचे है, 2 मीटर नीचे है, तो 1 मीटर तो ये हो गया और 1 मीटर ये हो गया। अब ये जो 1 मीटर है वो इस 2 से कम है, मतलब अब आप विड्थ के क्या पहुंच चुके हो, बहुत ही पास पहुंच चुके हो। अब जैसे आप विड्थ के बहुत पास पहुंच चुके हो, इसका मतलब यहां तो ये गामा है, ड्राई सॉइल है, इसके नीचे की सॉइल कैसी है, सैचुरेटेड है। इसके नीचे की सॉइल कैसी है, सैचुरेटेड है। आपका स्ट्रेस जोन कहां तक जाता है, नीचे कहां तक जाता है, इक्वल टू बी तक जाता है। मतलब अगर मैं नीचे इक्वल टू बी जितनी डेप्थ ले लूं, 2 मीटर डेप्थ ले लूं, 2 मीटर में से z गामा तक की सॉइल तो क्या है, ड्राई है, उसके नीचे की जो सॉइल है वो क्या है, सैचुरेटेड है। अब आधी ड्राई है आधी सैचुरेटेड है, तो अब अगर मुझे टोटल गामा देखना है तो एवरेज ले लूंगा मैं दोनों का, एवरेज ले लूंगा मैं दोनों का। और ये कौन सा गामा चल रहा है, ये कौन सा गामा चल रहा है, बिलो द बेस ऑफ फुटिंग चल रहा है, मतलब ओनली थर्ड टर्म में आएगा जो भी चेंज आएगा। सेकंड टर्म को तो अभी पता भी नहीं चला है कि पानी है। सेकंड टर्म में कौन सी सॉइल आती है, इधर वाली एडजेसेंट सॉइल, तो उसको तो अभी पता भी नहीं चला पानी है। तो जैसे ये हुआ, पहली बात तो मुझे गामा एवरेज निकालनी पड़ जाएगी, गामा एवरेज निकालनी पड़ जाएगी। कितनी आएगी यहाँ पे गामा एवरेज, ये आएगी गामा 1 मल्टीप्लाइड बाई b माइनस z गामा प्लस गामा सैचुरेटेड, गामा 1 इंटू z गामा प्लस गामा सैचुरेटेड b माइनस z गामा डिवाइडेड बाई टोटल डेप्थ। टोटल डेप्थ कितनी है, b z गामा प्लस b माइनस z गामा, तो आप लिख दो एक साथ b या b। भाई स्ट्रेस जोन आप बी तक मानो ना, आप ऐसा मान लीजिए कि आपका स्ट्रेस जोन जो है वो बी तक है, स्ट्रेस जोन बी तक है। अब आउट ऑफ बी जो z गामा वैल्यू है वहां तक तो गामा 1 है, वहां तक तो गामा 1 है, और उसके बाद जो है वो गामा सैचुरेटेड है, b माइनस z गामा तक गामा सैचुरेटेड है, तो बस काम खत्म। एक तो ये निकाला, तो अब आपका क्यू यू क्या हो गया, क्यू यू ये हो गया। अच्छा, एक तो ये निकाला और एक क्या निकालना पड़ेगा मुझे, वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर, क्योंकि अब ये वाटर टेबल करेक्शन डाल रही है। कितना डाल रही है, इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस z गामा डिवाइड बाई b। अब मान लेते हैं कि आपकी अगर वाटर टेबल 3 मीटर नीचे है, सॉरी 2 मीटर नीचे है, 2 मीटर नीचे मतलब 1 मीटर तो ये आ गया और 1 मीटर ये आ गया, तो मैं यहाँ पे z गामा की वैल्यू 1 रखूंगा, b की वैल्यू 2 रखूंगा, तो ये आ गया 1/2 प्लस 1 3/2 का आता 0.75, मतलब ये यहाँ से 0.75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये गामा एवरेज आ गई। तो इसका मतलब क्यू यू की वैल्यू क्या हो गई, क्यू यू की वैल्यू हो गई CNC गामा DF, कौन सा गामा, गामा 2DF, क्योंकि वो तो अभी ड्राई एज इट इज चल रहा है, वो तो एज इट इज चल रहा है। NQ RQ स्टार से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है वहां पे, अभी तक तो वहां पे क्या नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, पानी का असर नहीं पड़ा। यहाँ पे पानी के असर पड़ गए, यहाँ पे गामा एवरेज आ गई है, B आ गई है, N गामा आ गया है और R गामा स्टार भी आ गया है। जो भी वैल्यू आएगी हम पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी हम पुट कर देंगे। अब बात करते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3, when z gamma becomes 0, water table is at base of foundation, water table is at base of foundation, मतलब कि ऊपर चढ़ते चढ़ते कहां आ गई, यहां पे आ गई, z गामा 0 हो गया है। तो अब अगर z गामा 0 हो गया, देखो यहां पे 0, एक बार देखो, एक बार यहां पे 0 रख दो, यहां 0 रख दो, तो ये वैल्यू 0 1/2, ओहो आधा हो गया ये तो। What about सर गामा एवरेज नाउ, अरे काय का गामा एवरेज, नीचे अगर वाटर टेबल यहां है इसका मतलब नीचे सब कुछ क्या है, सैचुरेटेड है।
तो एवरेज निकाल के क्या करोगे, सब कुछ सैचुरेटेड है। इसका मतलब केस नंबर अगर 3 की बात करें तो क्यू यू की वैल्यू आ जाएगी CNC गामा 2 DF NQ प्लस हाफ गामा सैचुरेटेड, क्योंकि सब कुछ सैचुरेट हो चुका है, B N गामा मल्टीप्लाइड बाई हाफ, क्योंकि आपका R गामा स्टार इस केस में क्या बन चुका है, हाफ बन चुका है। R गामा स्टार इस केस में क्या बन चुका है, पूरी तरह से हाफ बन चुका है। अब आते हैं हम केस नंबर 4 पे। नाउ वी आर कमिंग टू द केस नंबर 4। नाउ वी आर कमिंग टू द केस नंबर 4। ध्यान से समझिएगा। केस नंबर 4। अब पानी कहां आ गया है, पानी आ गया यहां पे। अब ये पानी यहां आ गया है, इसका मतलब इसके नीचे नीचे की सारी सॉइल क्या हो गई है, सबमर्ज हो गई है, मतलब कि पूरा का पूरा गामा सैचुरेट हो गया। इसका मतलब अगर वाटर टेबल यहां है तो फुटिंग के नीचे की सॉइल तो ऑलरेडी क्या है, सबमर्ज है, मतलब उसका वाटर टेबल करेक्शन तो ऑलरेडी हाफ हो चुका है, जैसा आपने यहां किया था भाई। जब वाटर टेबल यहां थी तभी अगर ये सबमर्ज हो गया, हाफ हो गया, तो फिर ऊपर जाएगी तब तो ये तो हाफ ही रहना है, मतलब थर्ड टर्म तो परमानेंटली क्या हो गई, हाफ हो गई। तो अगर केस नंबर 1 क्या है कि ZQ इज लेस देन DF, इसमें एक हिंट तो यह है कि थर्ड टर्म इज परमानेंटली हाफ, परमानेंटली हाफ। तो थर्ड टर्म तो अब परमानेंट हाफ हो गई है। सेकंड टर्म में आपको क्या अप्लाई करना पड़ जाएगा, सेकंड टर्म में आपको गामा एवरेज निकालना पड़ जाएगा। अब बताओ सेकंड टर्म में गामा एवरेज क्या आएगा। अगर मान लो आपको बोल दूं कि वाटर टेबल आधा मीटर नीचे, आधा मीटर नीचे मतलब ZQ की वैल्यू हाफ है जो कि DF से कम है, इसका मतलब आधा मीटर तक तो ड्राई सॉइल है, उसके बाद क्या है, सैचुरेट सॉइल है। तो मैं आधी ड्राई आधी सैचुरेट, तो मैं एवरेज निकाल लूंगा। कैसे निकाल लूंगा, गामा 2 इंटू ZQ प्लस गामा सैचुरेटेड 2 लिख देता हूं इसको, ये गामा सैचुरेटेड 1 लिख देता हूं, यहां पे गामा सैचुरेटेड 1 लिख देता हूं, इधर जब गामा सैचुरेटेड आ जाएगा तो उसको 2 लिख दिया मैंने। तो गामा सैचुरेटेड 2, गामा सैचुरेटेड 2, गामा सैचुरेटेड 2 कितना बच गया, DF माइनस ZQ, DF माइनस ZQ डिवाइडेड बाई DF, डिवाइड बाई DF, ये आ गया एवरेज। और मुझे क्या निकालना पड़ जाएगा इस बार, RQ स्टार निकालना पड़ जाएगा, जो होगा हाफ 1 प्लस ZQ डिवाइड बाई DF। ये दोनों निकालने पड़ जाएंगे और आपका QU का वैल्यू क्या आ जाएगा, CNC प्लस गामा एवरेज DF NQ RQ स्टार प्लस हाफ गामा सैचुरेटेड 2, गामा सैचुरेटेड 2 B N गामा, और ये परमानेंटली हाफ, ये परमानेंटली हाफ। दूसरे वाले में ये मॉडिफिकेशन हो गए, ये एवरेज हो गया, ये RQ स्टार हो गया, और वो आपका परमानेंटली क्या हो गया है, हाफ हो गया, दैट परमानेंटली हाफ। तो यहाँ पे भी मैं ये लिख देता हूँ, सैचुरेटेड 1 लिखा ना, ये 2 नहीं, ये 1 है, ये 1 है, क्योंकि ये तो उस सॉइल का है जो सबसे नीचे वाली है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं 1 लिख देता हूँ, दिस इज ऑल्सो 1 मतलब नीचे वाली सॉइल का। अब लास्ट केस, केस नंबर 5। केस नंबर 5 मतलब क्या है, ओ हो, वाटर टेबल इज एट ग्राउंड लेवल, मतलब कि ZQ भी क्या हो गया है 0, Z गामा भी क्या हो गया है 0। मतलब कि आप कहां पहुंच गए, वहां पहुंच गए ऊपर। इसका मतलब ना तो कोई ZQ, सब कुछ सबमर्ज हो चुका है, इसका मतलब सब कुछ सैचुरेट हो चुका है। अब आप देखो, अगर यहां वाटर टेबल पहुंच गई है तो फाउंडेशन के नीचे तो आपका परमानेंटली हाफ हो गया, अब इसके नीचे भी परमानेंट हाफ हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ZQ भी क्या हो गया 0 हो गया। करो 0 करो, इसको 0 करोगे, ये 1 रह जाएगा 1/2। अरे पूरी सॉइल सबमर्ज हो गई है। आप चाहो तो गामा डैश लिख दो, चाहो तो गामा सैचुरेटेड डिवाइड बाय 2 लिख दो। बोला भी था शुरुआत में कि गामा डैश जो होता है अप्रोक्सीमेटली हाफ होता है किसका, गामा सैचुरेटेड का, वही तो हम कर रहे हैं। तो अगर ये केस हो गया है, ये केस हो गया है, तो अब आपका क्या बन जाएगा, CNC गामा सैचुरेटेड 2 DF NQ
क्यू, और ये भी हो गया परमानेंटली हाफ, प्लस हाफ गामा सैचुरेटेड 1 बी एन गामा, और ये भी हो गया क्या परमानेंटली हाफ, ये भी हो गया क्या परमानेंटली हाफ। आप एक बार इमेजिन करके देखो कि अगर ये सॉइल कोहेजन लेस होती और वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे पहुंच जाता, कोहेजन लेस मतलब कि ये पूरा का पूरा जीरो, और अगर वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे पहुंच जाता तो जो यहां से शुरू किया तो उसका हाफ हो जाता बेयरिंग कैपेसिटी। मान लो ये बेयरिंग कैपेसिटी थी शुरुआत में, अब मैंने बोला वाटर टेबल पहुंच के ग्राउंड लेवल पे, मतलब एक तो कोहेजन लेस सॉइल है तो ये तो वैसे ही डिलीट हो गया, ये भी हाफ ये भी हाफ, आपका पूरा का पूरा आंसर 50% रिड्यूस कर जाता, बेयरिंग कैपेसिटी आधी हो जाती। और ये अक्सर बारिश में होता है, जैसे वाटर टेबल ग्राउंड लेवल तक आता है आपका पूरा पूरा सॉइल बियर करने के लायक ही नहीं रहता। इसीलिए मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो रखी जाती है सॉइल में वो 2 रखी जाती है, क्योंकि मुझे पता है किसी भी वक्त आधी तो हो ही सकती है, 2 से ज्यादा ही रखी जाएगी। आप देखोगे कोई भी क्वेश्चन में आपको FOS = 3, FOS = 2.5, 4 ऐसा मिलेगा, कभी भी FOS में 1.5 नहीं मिलेगा। अबे 2 की तो मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई, कल को तेज बारिश आ गई मेरी बेयरिंग कैपेसिटी तो वैसे ही हाफ हो जाएगी। भाई मेरी सॉइल कह रही है कि आप 2 मंजिल का घर बना सकते हो बस, ठीक है मैंने बना दिया, जैसी बारिश आई उसकी कैपेसिटी आधी हो गई, अब उसका वजन, अब उसकी औकात इतनी हो गई कि वो एक ही मंजिल का लोड ले सकती है, मेरा मकान तो धस जाएगा हाथों हाथ। वो मैं यहां पे नोट करके लिख देता हूं अलग से। इन कोहेजन लेस सॉइल if water table is at ground level, the ultimate bearing capacity reduces to 50%. करेक्शन लगा। अब जब आधा पानी आधा सूखा है तो गामा एवरेज ही लेना पड़ेगा ना, आधा पानी आधा सूखा है तो गामा एवरेज लेना पड़ेगा और वाटर टेबल करेक्शन लगानी पड़ेगी। हाँ, अगर पानी फाउंडेशन लेवल के नीचे बी डेप्थ से भी ज्यादा आ गए तो कुछ छेड़ो ही मत उसको। हाँ, पानी अगर ऊपर आने लग गया तो अब किसको छू रहा है, वो डेप्थ को छू रहा है, तो डेप्थ को अगर छू रहा है तो बेस को तो छू ही चुका है, तो ये तो पूरा परमानेंट हाफ हो गया और अब कुछ एवरेज की जरूरत ही नहीं, जो है सब सैचुरेटेड ही है, इसको परमानेंट हाफ कर दो। और अब जिसको छू रहा है उसमें वाटर टेबल करेक्शन लगा दो और उसका एवरेज ले लो। और अगर पूरा ही ऊपर आ गया मतलब सबको छू चुका है, हर कुछ आधा हो चुका है। ये पूरी टेबल पढ़ दी मैंने। केस 4 रिपीट थर्ड टर्म। केस 4 यह है, पानी यहां आ गया, इसका मतलब इधर के जोन का एवरेज लेना है। कल फिर प्लेट टू टेस्ट पढ़ लेंगे, खत्म। देखो अब बात करते हैं फॉर प्योर कोहेसिव सॉइल, phi is equal to 0. For pure cohesive soil, phi is equal to 0.
कोहेसिव सॉल्ट में क्योंकि फाई 0 हो गया है, अब आपको पता है NC, NQ, N गामा ये सब तो फाई पे डिपेंड करते हैं, तो उसके फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखा दे रहा हूं। अगर फाई 0 हो गया, NC की वैल्यू हो जाएगी 5.7, NQ की वैल्यू हो जाएगी 1 और N गामा की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर ये वैल्यू हो गई, इसका मतलब QU क्या बच गया आपके पास 5.7 C, इतना सा बच गया बस, प्लस गामा DF, बस इतना सा बच गया, क्योंकि NQ तो क्या हो गया 0 हो गया। मैं एक्चुअल फॉर्मूला भी लिख देता हूं, एक्चुअल फॉर्मूला लिख देता हूं। एक्चुअल फॉर्मूला क्या था, CNC गामा DF NQ प्लस हाफ गामा B N गामा। ये तो पूरा ही 0 हो गया क्योंकि N गामा 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 5.7 आ गई। जो बच रहा है हमने लिख दिया, जो बच रहा है हमने लिख दिया। चलो अब बात करते हैं नेट अल्टीमेट क्या आएगा। नेट अल्टीमेट क्या होता है, QU माइनस गामा DF। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जैसे ही मैंने QU माइनस गामा DF किया, अरे नेट अल्टीमेट का फॉर्मूला तो छोटू सा रह गया, सिर्फ 5.7 C रह गया। ओ हो। इसका मतलब अगर फाउंडेशन की डेप्थ 3 मीटर है, चाहे फाउंडेशन की डेप्थ 300 मीटर है, चाहे फाउंडेशन की डेप्थ 4 लाख करोड़ मीटर है, इस आंसर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसको जरूर फर्क पड़ेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि DF वाली टर्म ही नहीं है। इसका मतलब वाटर टेबल चाहे नीचे आके बेस को छू ले, चाहे डेप्थ और बेस के बीच में आ जाए, कहीं भी आ जाए वाटर टेबल, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वाटर टेबल का फर्क तो सिर्फ सेकंड और थर्ड टर्म में पड़ता है जो कि इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। इसका मतलब नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, net ultimate bearing capacity of purely cohesive soil does not get affected by depth of foundation and existing of water table. Existence of water table because water table is going to affect only two terms, that is third and second, which does not exist here. Depth occurs in second term, which also does not exist here, so definitely these two are not at all going to affect the net ultimate bearing capacity. If you ask me what will be the net safe bearing capacity, then definitely that will be QNU divided by factor of safety. If you ask me what is the Q safe, that is also 5.7 C divided by factor of safety. Again, because it is completely related to net ultimate, so the same statement is valid for this also. Net ultimate and net safe both are not getting affected with these two. But again, if I ask Q safe, then what it will be, Q net safe plus again gamma DF. Now I can say yes, water table may affect this, depth also affect this. लेकिन एक बात है, अगर वाटर टेबल बेस के नीचे हुई तो वो तो कभी भी जिंदगी में अफेक्ट नहीं करेगी, ना नेट अल्टीमेट को, ना सेफ को, किसी को भी नहीं अफेक्ट करेगी, क्योंकि वो अफेक्ट करती है थर्ड टर्म को। थर्ड टर्म तो शुरुआत से ही नहीं है, थर्ड टर्म तो शुरुआत से ही नहीं है। वो भी लिख देता हूं मैं, इफ वाटर टेबल एग्जिस्ट बिटवीन ग्राउंड लेवल एंड फुटिंग लेवल, then only QU and Q safe will be affected. If water table is below footing level, there is no effect of it on any bearing capacity of clay, any bearing capacity of clay.
अच्छा ये बताओ शेप ऑफ फुटिंग का फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि शेप अगर रेक्टेंगुलर हो गई तो फर्स्ट टर्म के आगे करेक्शन लगता है और फर्स्ट टर्म तो यहां पे हट जाएगी, शेप का तो फर्क पड़ेगा। एक और बात, एक आदमी था प्रेंटिल, एज पर प्रेंटिल एनसी की वैल्यू 5.14 होती है, 5.7 नहीं होती। तो अगर यही सब फॉर्मूले में 5.14 लगा देगा ना, अगर क्वेश्चन में आ जाए सॉल्व्ड बाय मेथड ऑफ प्रेंटिल, एज पर स्कैम्पटन। अब स्कैम्पटन को क्ले से कुछ अलग ही मोहब्बत है, तो उसके हिसाब से भी कुछ बातें हैं। वो बोलता है कि टर्जाकी ने जो 5.7 दिया है वो भी गलत है, प्रेंटल ने जो 5.14 दिया है वो भी गलत है। आपको अगर एनसी की वैल्यू चूज करनी है तो मेरी वाली चूज करो। तो उन्होंने एनसी की वैल्यू को एक अलग ही लेवल पे लेके चले गए, एज पर स्कैम्पटन। अब हमें पता है स्कैम्पटन के लिए तो शैलो फाउंडेशन होती ही तब है जब डीएफ बाई बी क्या होता है, 2.5 से लेस देन होता है। तो उन्होंने 3 कैटेगरी बताई एनसी की वैल्यू लेने के लिए, बोला 3 कैटेगरी है, इनमें से कोई भी चूज कर लो। अगर डीएफ बाई बी 2.5 और 0 के बीच में है, अगर डीएफ बाई बी 0 है और अगर डीएफ बाई बी 2.5 से ऊपर है, 2.5 से ऊपर है, इसका मतलब यह है कि ये डीप फाउंडेशन है, ये सोलो फाउंडेशन है, और ये वो फाउंडेशन है जिसकी जो फाउंडेशन है किसके ऊपर है, जमीन के ऊपर है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं बट ठीक है। इसके लिए उन्होंने रेक्टेंगल फुटिंग के लिए, फॉर रेक्टेंगल फुटिंग एनसी की वैल्यू निकाल के दी है 5, 1.2 डीएफ बाई बी, 1.2 बी बाई एल। ये वैल्यू उन्होंने एनसी की निकाल के दी, बोला उसकी मत मानो, 5.7 सब गलत है, वो सब गलत है, तो ये है असली बीएफ की वैल्यू। तो अगर ठीक है भाई एनसी की वैल्यू ये ले लेंगे, जो भी आप रेक्टेंगल दोगे, जो भी फुटिंग डेप्थ वगैरह जो भी दोगे ले लेंगे उसके हिसाब से। तो अगर यही चीज मैं स्क्वायर या सर्कुलर के लिए निकालूं, अगर स्क्वायर या सर्कुलर के लिए निकालूं, मतलब बी बाई एल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये दोनों 1 हो जाएंगे। अगर ये 1 हो गया तो मतलब ये 1.2 हो गया, 1.2 इंटू 5 क्या हो गया, 6 हो गया। तो यही चीज बन जाएगी क्या, 6.2 डीएफ बाई बी। अगर यही चीज मैं स्ट्रिप फुटिंग के लिए ले लूं, अगर यही चीज मैं स्ट्रिप फुटिंग के लिए ले लूं, स्ट्रिप फुटिंग का क्या मतलब है, एल की वैल्यू बहुत ज्यादा है बी से, इसका मतलब ये 0.2 मल्टीप्लाइड बाई बी बाई एल 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया मतलब ये पूरा 1 हो गया, 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं यही डीएफ बाई बी की वैल्यू 2.5 रख दूं, 2.5 रख दूं, तो यहां पे आप 2.5 रख के देखो एक बार, यहां पे 2.5 रख के देखो तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रिप फुटिंग के लिए एनसी की वैल्यू 7.5 आ रही है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कुलर, इन सब के लिए एनसी की वैल्यू 9 आ रही है। आप इसमें रखना 2.5 में, इसमें रखोगे एनसी की वैल्यू 9 आ जाएगी। अगर यहीं पे अगर आपने डीएफ बाई बी की वैल्यू 0 रख दी या 0 रख दी तो एनसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 हो जाएगी किसके लिए, स्ट्रिप के लिए। और यहां रख दी तो 6 हो जाएगी, तो एनसी की वैल्यू 6 हो जाएगी किसके लिए, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कुलर। स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कुलर।
स्टार्ट विथ द क्वेश्चन। क्वेश्चन करना है या प्लेट लोड टेस्ट करके क्वेश्चन कल करें? आप बता दो, एक बार चॉइस बता दो। प्लेट लोड टेस्ट खत्म करके अच्छा सवाल देने जा रहा हूं मैं आपको। मतलब पूरी करो। 5.7 दिया हुआ है, इसको अगर अगला सवाल लिखो। इसके बाद नहीं करूंगा, हो गया। इसके बाद बिल्कुल आसान सवाल लिखेंगे, ठीक है। क्यू यू एनसी निकल रहा है, एनक्यू निकल रहा है ना। मान इस सिचुएशन में अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कितनी आ रही है? 5.6 कॉमा हटी कि नहीं हटी? अब अगर मैं आते रहते हैं तो जो भी सेटलमेंट आएगी उसके रेस्पेक्ट में कर्व बनता है, पी और सेटलमेंट का कर्व बनता है। एक ऐसा लोड आएगा जिसपे या तो वो ड्रास्टिक सेट कर जाएगा, अगर डेंस सेट है तो लूज सेट करेगा, तो आपको पता ही है कैसा कर्व बन रहा है। तो हम टेंजेंट बना के उसका पीक लोड निकाल लेते हैं। शेयर में फेल करेगा तो कैसे होता है, तो सब चीजें हम बेसिकली देखने जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम देखने जा रहे हैं। तो प्लेट लोड टेस्ट में क्या करते हैं, ये अपना फाउंडेशन है जिसको हमने को टेस्ट करना है। ये फाउंडेशन बनने वाली थी, दिस इज द BF विड्थ ऑफ फाउंडेशन, दिस इज द BF विड्थ ऑफ फाउंडेशन, दिस इज DF डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। इसकी बेयरिंग, इसके लिए जो नीचे सॉइल है, इसके नीचे जो सॉइल है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी हम निकालने वाले थे। तो हमने उसी को रेप्लिकेट कराया। कैसे? हमने इतने ही डेप्थ पे वी हैव केप्ट व्हाट, आवर प्लेट। इतने ही डेप्थ पे वी हैव केप्ट व्हाट, आवर प्लेट। प्लेट ऑफ सर्कुलर साइज और मे बी ऑफ स्क्वायर साइज। प्लेट सर्कुलर और स्क्वायर किसी भी साइज का हो सकता है। तो उतने ही डेप्थ पे, मतलब यहाँ से सॉइल सारी हट गई है। ये BP है, BP मतलब क्या हो गया, और इसके ऊपर यहाँ पे लोड लग रहा है। BP है, BP का मतलब क्या हो गया, विड्थ ऑफ प्लेट, ठीक है। डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन उतना ही है जिससे आप सारी की सारी सॉइल यहाँ से हटा चुके हो। इसका मतलब BP के ऊपर, प्लेट P के ऊपर या प्लेट के ऊपर किसी तरह का कोई सरचार्ज गामा DF नहीं है जो कि यहाँ पे होता है। तो वो हम यहाँ से रिमूव कर चुके हैं। तो उस बेस पे हमको थोड़ा बहुत आइडिया लेना है, उस बेस पे हमको थोड़ा बहुत आइडिया लेना है। तो एक मैं आपको हल्का फुल्का आइडिया देता हूँ, जैसे कि शेयर क्राइटेरिया का अगर मैं आपको आइडिया दूँ, जैसे कि शेयर क्राइटेरिया का अगर मैं आपको आइडिया दूँ, तो शेयर, बाकी नोम्स में सारे लिखा दूंगा। हो रहा है तो मैं उसको माइनस कर देता हूँ, चलो कोई बात। इसका मतलब इसका एन गामा भी, इसका भी एन गामा वही है, इसका भी एन गामा वही है। इसका मतलब अब अगर जो आपका अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी वेरी करेगा, अगर अल्टीमेट बेयरिंग तो आपने सर्कुलर प्लेट रखी और अगर स्ट्रिप होल स्क्वायर, ये है सेटलमेंट ऑफ फुटिंग विद रिस्पेक्ट टू सेटलमेंट ऑफ प्लेट का क्राइटेरिया, ठीक है। चलिए, तो आपको प्लेट का सेटलमेंट दे रखा होगा, उसके रेस्पेक्ट में आपको फुटिंग का सेटलमेंट निकालना पड़ेगा। Plate is used for loose sand or loose soil. Better to write loose soil. This plate is used at which plate starts in the load is applied is placed at first
ये मेथड जो है पहले सबग्रेड रिएक्शन, मॉड्यूलस सबग्रेड रिएक्शन निकालने के लिए डिजाइन हुआ था। टू डिटरमाइन द मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन व्हिच इज यूज्ड इन डिजाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट, व्हिच इज यूज्ड इन डिजाइन ऑफ BF अपॉन B सेटलमेंट ऑफ प्लेट का क्राइटेरिया। ठीक है, चलिए तो आपको प्लेट का सेटलमेंट दे रखा होगा, उसके रेस्पेक्ट में आपको फुटिंग का सेटलमेंट निकालना पड़ेगा। समझे? चलिए लिखिए, इन प्लेट लोड टेस्ट, राइट डाउन द प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट, राइट डाउन प्लेट लोड टेस्ट। दिस मेथड वाज एक्चुअली डिजाइन, अब इसकी स्टोरी देखते पूरी, क्या नॉर्म्स हैं इसके। दिस मेथड वाज एक्चुअली डिजाइन This method was actually designed to determine the modulus of subgrade reaction। ये मेथड जो है पहले सबग्रेड रिएक्शन, मॉड्यूलस सबग्रेड रिएक्शन निकालने के लिए डिजाइन हुआ था। टू डिटरमाइन द मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन which is used in design of rigid pavement, which is used in design हुआ to determine the modulus of subgrade reaction। ये मेथड जो है पहले सबग्रेड रिएक्शन, मॉड्यूलस सबग्रेड रिएक्शन निकालने के लिए डिजाइन हुआ था। to determine the modulus of subgrade reaction which is used in design of rigid pavement, which is used in design of rigid pavement। It is a field test. It is a field test to determine the ultimate bearing capacity of soil. It is a field test to determine the ultimate bearing capacity of soil. And probable settlement under the given loading. And probable settlement under the given loading. In this test, a rigid plate of square or circular shape is placed at foundation level, मतलब कि DF नीचे, is placed at foundation level ब्रैकेट में लिख लीजिए माइल्ड स्टील, प्लेट की प्रॉपर्टी है माइल्ड स्टील, 25 mm थिकनेस,
25 mm thickness and 30 to 75 centimeter diameter. 25 mm प्लेट की थिकनेस है और 30 से 75 सेंटीमीटर का डायमीटर है. माइल्ड स्टील उसका मटेरियल है. The load is applied and settlement is observed. The load is applied and settlement is observed under each load increment. Load is applied and settlement is observed under each load increment. Is noted हर लोड इंक्रीमेंट में सेटलमेंट नोट करना है. इज नोटेड एंड अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इज टेकन and ultimate bearing capacity is taken as a load. उस लोड को अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी बोलते हैं. एज अ लोड at which plate starts sinking at which plate starts sinking at rapid rate. उस लोड को हम अल्टीमेट मान लेते हैं जहां पे प्लेट नॉन स्टॉप सेटल की जा रही है. Next point. Generally, small size plate is used for dense sand. Generally, small size plate is used for dense sand. And large size plate is used for loose sand or loose soil. Better to write loose soil. Next point. The width of test pit approximately 5 times of size of plate. Approximately 5 times of size of plate.
नेक्स्ट पॉइंट, टू रिकॉर्ड द सेटलमेंट, टू रिकॉर्ड द सेटलमेंट dial gauges are placed at 180 degree angles, at 180 degree angles if two are there, मतलब दो डायल गेज है तो 180 डिग्री पे, तीन है तो 120 डिग्री पे तीन डायल गेज रहेंगे. if two are there and if three are there then place at 120 degree, and if three are there then place at 120 degree. Load is applied, next point, load is applied to the soil in cumulative, to the soil in cumulative equal increment cumulative equal increment up to 10 Newton per 10 ton meter square, 10 ton per meter square, up to 10 ton per meter square, or 1/5 of estimated, or 1/5 of estimated ultimate bearing capacity. मतलब कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है तो वहां पे या तो 10 टन के आसपास अप्लाई करेंगे या फिर जितनी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी आने वाली है उसका 1/5. नेक्स्ट पॉइंट, सेटलमेंट शुड बी ऑब्जर्व फॉर ईच इंक्रीमेंट ऑफ लोड, at different time interval. At different time interval. It should be observed for each increment of load. At different time interval. At different time interval. The rate of settlement अभी कब तक अप्लाई होते रहना चाहिए? जब तक कि रेट ऑफ सेटलमेंट आपकी 0.02 mm पर मिनट नहीं आ जाती. भाई शुरुआत में आप हैवी लोड अप्लाई करोगे, सेटलमेंट ज्यादा आते रहेगी, धीरे धीरे जैसे जैसे सेटल होता रहेगा फिर सेटलमेंट का वैल्यू भी कम होता रहेगा. ये कब खत्म हो जाना चाहिए? जब आपका सेटलमेंट 0.02 mm पर मिनट नहीं आ जाता. देखिए, द रेट ऑफ सेटलमेंट गेट्स रिड्यूस अप टू 0.02 mm पर मिनट.
द लोड शुड इंक्रीज, उसके बाद ही अगला लोड साइकिल अप्लाई होना चाहिए। When the rate of settlement gets reduced up to 0.02 mm per minute, then the load should be increased. Next cycle तभी लगेगी। Last point लिखिए। The test shall be continued. The test shall be continued. अरे 3 के लिए 120 है भाई, 220 कहाँ से आ गया? 3 के लिए 120 है, 2 के लिए 180 डिग्री है। The test shall be continued. The test shall be continued till a settlement of or 50 mm, till a settlement of 25 mm, देखिए till a settlement of 25 mm or maybe up to 50 mm or maybe up to 50 mm or maybe up to 50 mm in case of dense gravel और वेबल सेट, मतलब हमें लोड इंक्रीमेंट कब करना चाहिए भी? आपने पहले शुरुआत में एक्स लोड लगाया, उसके बाद अगला लोड इंक्रीमेंट कब आएगा? जब एक्स लोड के नीचे आपकी रेट ऑफ सेटलमेंट धीरे धीरे रिड्यूस होकर 0.02 mm पर मिनट आ जाएगी। अब ये काम कब तक चलते रहना चाहिए? जब तक कि मैक्सिमम सेटलमेंट कितनी आ जाए? 25 आ जाए। ये कुछ पॉइंट्स है, इसके लिए कुछ रूल्स है, मतलब आपके IAS कोड के नॉर्म्स हैं जितने भी लिखा है आपको कि लोड इंक्रीमेंट कब होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या साइज होती है प्लेट की, कौन सी सॉइल के लिए क्या साइज देते हैं। अब ये एनालिटिकल पार्ट है, फटाफट लिखिए फिर क्वेश्चन करते हैं इसमें।
BF BP in meters. लिख देता हूं मैं BF and BP in meter. चलिए सवाल नंबर 1 लिखिए अब।